गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे चीन से। चीन लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री का विस्तार कर रहा है। अब चीन की नज़र खाड़ी देशों पर है। चीन खाड़ी देशों को अपना हथियार बेचना चाहता है, जो अभी तक हथियारों के मामले में अमेरिका पर निर्भर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले डिफेंस एक्सपो में चीन ने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट FC-31 और J-10C लड़ाकू विमान और फाइटर जेट से संबंधित उपकरणों को भेजा है। इसके अलावा यूएई में डिफेंस एक्सपो में चीन के ताईहांग टर्बोफैन इंजन को भी भेजा गया है। ग्लोबल टाइम्स ने बताया कि मध्य पूर्वी देश चीन के लिए संभावित बाजार बन सकते हैं और खाड़ी देशों में चीन के लिए काफ़ी संभावना है। इसके अलावा चीन के लिए एक अच्छी बात यह भी है कि FC-31 लड़ाकू विमान पाकिस्तान भी खरीदने वाला है। चीन ने FC-31 के एक्सपोर्ट वेरिएंट का नाम J-35 रखा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का प्रतिनिधित्व करते हुए चाइना नेशनल एयरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ने लड़ाकू विमान, ड्रोन परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रेनर विमान, एंटी ड्रोन उपकरण और एरो इंजन सहित विमानन उपकरणों की एक सीरीज का प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि सोमवार से यूएई की राजधानी अबू धाबी में डिफेंस एक्सपो शुरू हुआ है, जिसमें चीन के साथ कई और देश भाग ले रहे हैं। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने एक्सपो में FC-31 फाइटर जेट, J-10C फाइटर जेट, Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, Y-9E ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और L-15 एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को भेजा है। बीजिंग स्थित एरोस्पेस नॉलेज पत्रिका के मुख्य संपादक वांग यानान ने मंगलवार को ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा है कि चीन इस एक्सपो में अपनी चौथी या पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे क्षेत्र के देशों को एक ही कार्यक्रम में अत्याधुनिक विमानन टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। वांग ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और यूरोपीय देश ही अभी तक फाइटर जेट बेचते रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के साथ दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में भी बदलाव आ रहे हैं। चीन का मानना है कि मिडिल ईस्ट के देश 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका अपनी सुरक्षा हितों और इसराइल की वजह से शायद ही खाड़ी देशों को F-35 फाइटर जेट मुहैया कराए। लिहाजा ये देश चीन के लिए एक बेहतरीन बाजार साबित हो सकते हैं। J-10 सीरीज चीन का चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की सीरीज है, जिसे चीन की वायुसेना में भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीद चुका है। वहीं पाँचवीं पीढ़ी के J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जो FC-31 के समान ही है, उसे भी चीनी एयरफोर्स में कमीशन किया गया है। एरो इंडियन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, जो चीन की एरोस्पेस कंपनी है, उसके बयान में कहा है कि उसने पहली बार एक्सपो में ताईहांग इंजन और AES-100 इंजन सहित शीर्ष उत्पाद पेश किए हैं, जिसे सिन्हुआ समाचार एजेंसी रिपोर्ट में कहा गया कि चीन की कई रक्षा कंपनियां इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, जो शुक्रवार तक चलेगा। इस कार्यक्रम में सतह के जहाज़ों, पनडुब्बियों, पानी के नीचे के हथियारों और मानव रहित प्रणालियों सहित नौसेना के उपकरणों की एक सीरीज का प्रदर्शन किया जाएगा। आइए हम बात करें ईरान की। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। खामनेई ने कहा कि गाज़ा फिलिस्तीन के लिए अमेरिका की मूर्खतापूर्ण योजना कहीं नहीं पहुंचाएगी। खामनेई ने कहा, जिन लोगों ने दावा किया था कि वे थोड़े समय में ही प्रतिरोध को नष्ट कर देंगे, वे प्रतिरोध सेनानियों से अपने कैदियों के छोटे छोटे ग्रुप में ले रहे हैं। अब बदले में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर रहे हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सर्वोच्च नेता की वेबसाइट पर दिए गए बयान के हवाले से जानकारी दी है। सर्वोच्च नेता ने मंगलवार को तेहरान में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के महासचिव जियाद अल नखले और उनके साथ आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। नखला ने प्रतिरोध के लिए इस्लामिक गणराज्य के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। खामनेई ने कहा कि चूंकि वैश्विक जनमत अब फिलिस्तीन के पक्ष में है, इसलिए प्रतिरोध और गाज़ा के लोगों की सहमति के बिना कोई भी योजना सफल नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाज़ा की फिलिस्तीनी आबादी को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। इसके मुताबिक जो गाज़ावासी जाएंगे उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की योजना की तीखी आलोचना हो रही है, लेकिन प्रस्ताव का इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जोरदार समर्थन किया है। 10 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाज़ा पट्टी पर अमेरिकी राष्ट्रपति के क्रांतिकारी रचनात्मक दृष्टिकोण पर चर्चा कर रहा है। नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार वाशिंगटन से इजराइल लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की योजना हमारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। इस बीच इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों से हट गई है, लेकिन 5 स्थानों पर अब भी मौजूद है। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत सेना वापसी की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई। इजराइल ने लेबनान से सेना की पूरी वापसी की 18 फरवरी तक के लिए टाल दिया था, तो शुरुआती समय सीमा तक ऐसा करने से चूक गया था। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने सोमवार को कहा था कि इजराइल को 18 फरवरी तक लेबनान से पूरी तरह हट जाना चाहिए। उन्हें इजराइल के 5 पॉइंट पर बने रहने के विचार को भी खारिज कर दिया।
कासिम ने कहा कि कोई 5 पॉइंट या कुछ और नहीं, यही समझौता है। इसराइल ने वापसी इसकी समय सीमा से कुछ घंटे पहले घोषणा की थी कि वह सीमा के पास 5 रणनीतिक बिंदुओं पर सैनिकों को रखेगा। मंगलवार को उसके रक्षा मंत्री इसराइल कोर्ट्स ने तैनाती की पुष्टि की और हिजबुल्लाह द्वारा किसी भी उल्लंघन करने की बात कही। बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश के नागरिक अभी तक इलाज के लिए भारत आते थे, लेकिन अब इलाज के लिए उनका नया ठिकाना चीन बन सकता है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ संबंधों में गिरावट आने के बाद अब बांग्लादेश के नागरिक जल्दी इलाज करवाने के लिए चीन की तरफ जाना शुरू करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर सब कुछ सही रहा तो अगले महीने यानी मार्च से बांग्लादेशी मरीज इलाज के लिए चीन जाना शुरू कर देंगे। माना जा रहा है कि अगर बांग्लादेशी मरीज इलाज के लिए चीन का रुख करते हैं तो कोलकाता के अस्पतालों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले तक हर महीने बांग्लादेश के करीब 10,000 मरीज इलाज के लिए कोलकाता आते थे, लेकिन अब बांग्लादेश मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, जिसकी वजह से कोलकाता त्रिपुरा के कई अस्पतालों ने औसतन लगभग 10 से 15% का राजस्व नुकसान दर्ज किया है। ढाका स्थित प्रथम अलो की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और चीन के बीच चल रही बातचीत के मुताबिक चीन के यूनान प्रांत के 3 शीर्ष अस्पतालों को बांग्लादेश के मरीजों को भर्ती करने के लिए नामित किया गया है। इनमें यूनान प्रांत का पहला पीपल्स अस्पताल, कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का पहला संबंध अस्पताल और चीनी मेडिकल साइंस एकेडमी का फुआई यूनान अस्पताल शामिल है। बांग्लादेशी मरीजों के लिए चीन की सरकार के साथ उन्हें आसानी से वीज़ा उपलब्ध करवाने के लिए बातचीत चल रही है। इसके अलावा मरीजों और अस्पताल प्रशासन के बीच बातचीत करने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए ट्रांसलेटर्स को भर्ती करने के लिए भी काम किया जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मोहम्मद यूनूस की सरकार ने हाल ही में ढाका में बांग्लादेश चीन मैत्री अस्पताल स्थापित करने के लिए चीन से संपर्क किया था। इसके बाद अस्पताल के निर्माण को लेकर चीन ने बांग्लादेश की सरकार से एक विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। इसके अलावा चीन ने पिछले साल जुलाई अगस्त में हुए विद्रोह में घायल हुए लोगों का इलाज कराने और उनके पुनर्वास के लिए विशेष आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की भी पेशकश की है। इससे पहले बांग्लादेश ने आरोप लगाया था कि भारत ने मरीजों के लिए वीज़ा एप्लीकेशन को खारिज करना शुरू कर दिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक हर साल करीब 12 लाख बांग्लादेशी मरीज भारत आते हैं, लेकिन विद्रोह के बाद उनमें से कई सिंगापुर, कुआलालंपुर और बैंकॉक जाने लगे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी बांग्लादेश की तरफ से लगाए गए इन आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा केंद्र ने पिछले महीने अपनी वेबसाइट पर कहा था कि वो बांग्लादेश के नागरिकों को केवल सीमित अपॉइंटमेंट स्लॉट दे रहे हैं जिन्हें तत्काल इलाज और छात्र वीज़ा की जरूरत है। शेख हसीना की सरकार हर दिन तक बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा हासिल करने के लिए 5 केंद्र काम करते थे, जहां हर दिन करीब 7,000 लोग भारत का वीज़ा हासिल करने के लिए एप्लीकेशन देते थे, लेकिन अब सिर्फ 500 के करीब एप्लीकेशन दाखिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि बांग्लादेश भारत पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि मोहम्मद यूनूस की सरकार आलू और प्याज खरीदने के लिए भारत के अलावा दूसरे देशों से बातचीत कर रहा है। आइए हम बात करें तुर्की की। तुर्की का बायरक्तर ड्रोन दुनिया के शक्तिशाली ड्रोनों में शामिल है। इस ड्रोन को बनाने के बाद दुनिया की ड्रोन इंडस्ट्री का करीब 60% हिस्सा तुर्की के पास चला गया, लेकिन अब उसके दुश्मन ने एक ऐसा शक्तिशाली ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो एर्दोगन के इस घातक ड्रोन की सीधी चुनौती देता है। ग्रीस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेलेनिक एयरोस्पेस इंडस्ट्री HAI ने ARK-2 ड्रोन के विकास की घोषणा कर दी है, जो तुर्की के बायरक्तर ड्रोन को सीधी चुनौती देता है। इसे ग्रीस ने घरेलू तौर पर विकसित किया है और ये एक मानव रहित हवाई वाहन UAV है जिसे तुर्की के बायरक्तर TB2 ड्रोन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। ग्रीस के इस ड्रोन में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताएं हैं जो इसे अपने तुर्की के ड्रोन से अलग करती है। तुर्की और ग्रीस के बीच काफ़ी ख़राब संबंध रहे हैं और दोनों देशों में कई बार जंग के हालात तक बन चुके हैं। इसके अलावा ग्रीस तुर्की की ड्रोन क्षमता से अच्छी तरह से वाकिफ है, लिहाजा उसकी कोशिश ऐसे ड्रोन के बनाने की है जो तुर्की को चुनौती दे सके। DEFEA 2023 रक्षा प्रदर्शनी के दौरान ग्रीस ने ARK-2 ड्रोन का प्रदर्शन किया है। ग्रीस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन में पंख का फैलाव करीब 6 मीटर और लंबाई 4 मीटर है, जो 30 किलो पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में बम के साथ साथ मोटार और रॉकेट जैसे हथियारों को भी शामिल किया जा सकता है। ग्रीस का ARK-2 ड्रोन 8 इलेक्ट्रिक मोटर VTOL को ऑपरेट करने में सक्षम है, जो थर्मल इंजन द्वारा संचालित क्षैतिज उड़ान में परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा यह ड्रोन करीब 9 घंटे तक आसमान में लगातार तैनात रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन को हमला करने के साथ साथ डिफेंस के लिए और सर्विलांस के लिए भी खासतौर पर डिज़ाइन किया गया है। ग्रीस ने जितने कम समय में इस ड्रोन का निर्माण किया है वो काबिल तारीफ है। इस ड्रोन प्रोग्राम का नाम आयरन वर्ड रखा गया है और ग्रीस ने सिर्फ 3 सालों में इसे विकसित कर लिया है, जबकि तुर्की को बायरक्तर ड्रोन विकसित करने में 10 सालों से ज़्यादा का वक्त लग गया था। ड्रोन को बनाने वाली ग्रीस की कंपनी HAI का दावा है कि तुर्की के बायरक्तर ड्रोन के एक दिन की ऑपरेशन लागत जितनी है उतनी लागत ARK-2 के पूरे कार्यक्रम की है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीस के ड्रोन की लागत काफ़ी कम होगी।
कि इसके प्रोजेक्ट को हेलेनिक कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट एलकैक और सुप्रीम एयर काउंसिल सेज से फंडिंग की मंजूरी मिली है। इसके अलावा इसे यूरोपीय क्षेत्रीय विकास कोष ERDF से अतिरिक्त फंड भी मिली है। हेलेनिक एयरफोर्स ने कथित तौर पर शुरुआत में 25 ड्रोन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है और अगस्त सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप दे दिया जाता है। तो इस साल के अंत तक ड्रोनों की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। HAI का अनुमान है कि फिलहाल हर महीने 2 ड्रोन का उत्पादन किया जाना संभव है और धीरे धीरे प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.